जातियों का समीकरण का जो ध्यान में रखा लालू प्रसाद यादव ने, उससे एनडीए को बड़ा चैलेंज दे दिया। कुशवाहा जाति के वोट को तोड़ने की कोशिश की लालू यादव ने, और उसमें कई जगह पर वो सफल होते दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे कि गया की सीट आपको फंसती हुई नजर आ रही है, वो एनडीए के पक्ष में नहीं भी जा सकती है। अब अंतिम फैसला तो जनता को करना है, लेकिन जीतन राम मांझी वहां कमजोर प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। चिराग पासवान ने जो जीतन राम मांझी के पक्ष में वहां किया, प्रचार किया, उसका भी एक गलत मैसेज लोगों में गया है। चिराग पासवान के पक्ष में पासवान वोटर वहां पर वोट नहीं करेंगे। तो महबूब अली कैसर, दूसरा फैक्टर हो गया मुकेश सहनी, तीसरा फैक्टर है कुशवाहा मतदाताओं का नाराज होना, और पासवान मतदाताओं में भी बिखराव होना। ये खगड़िया सीट भी खतरे में है। किशनगंज में आप अगर वोटों के बंटवारे की भी बात करेंगे कि AIMIM के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट में अगर वोटों का बंटवारा हो भी गया, तो हमको नहीं लगता है कि उसमें ये जदयू के जो प्रत्याशी हैं उनको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पहले दिन जो चुनाव हुआ तो नवादा में आप देखिए वोटों का % कितना कम हो गया। वोटर निराश है, वोटर बूथ तक नहीं जा रहा है। बांका में भी स्थिति यही है। बांका में भी एनडीए के प्रत्याशी को संकट झेलना पड़ेगा। भाजपा ने क्यों लिया नीतीश कुमार को, इसकी एक नाराजगी है। नीतीश कुमार बार बार पलटी जो मार रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता खत्म है। जनता के बीच में लोग समझ रहे हैं कि वो इस बार भी कोई नया खेल कर देंगे, और मौका परस्ती का मसला है। वो सीटें को जीतना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ हैं। विधानसभा का चुनाव आएगा, फिर वो पलट जाएंगे। चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के अपने और एक नए चाचा उनके बन गए और उसमें वो शामिल हो गए, जबकि वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की नीतियों का और उनका वो हमेशा विरोध करते रहेंगे। तो ये लोग देख रहे हैं कि मौका परस्ती के चलते ये गठबंधन हुआ है। और आपको लगता है कि अब 40 में 39 भी मुश्किल है? 39 तो बिल्कुल मुश्किल है। आप सोच सकते हैं, मैंने 39, आप 5 पहले ही दूसरे 14 पर हुआ है, 26 सीटों पर बाकी है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब बिहार में बाकी 26 सीटों की लड़ाई बाकी है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एनडीए के कई नेताओं ने 400 पार का नारा दिया था देश भर में, वो कितना कामयाब होगा? वहीं बिहार में 40 की 40 जीतने का दावा किया गया, वो 3 चरणों में कितना कामयाब होते दिखाई दे रहा है, या फिर वो नारा पूरी तरह से फेल हो गया है? इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को राजधानी पटना में एक मेगा रोड शो करने वाले हैं, और इस रोड शो के जरिए वो पटना साहिब लोकसभा की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। उसके अगले दिन 13 मई को जहां चौथे चरण की वोटिंग होगी, उसी दौरान कई अन्य जगहों पर वो प्रचार प्रसार भी करते दिखाई देंगे, जिसमें छपरा लोकसभा यानी सारण की सीट, हाजीपुर जहां चिराग पासवान उम्मीदवार हैं, और मुजफ्फरपुर जो कि राजभूषण चौधरी निषाद वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जनता को गोलबंद कर अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि 40 में 40 का जो नारा था, आपको लगता है कि इन 3 चरणों के 14 सीटों के चुनाव में सफल हो रहा है? देखिए, जो पहले चरण में ही चुनाव हुआ, उसी समय पता चल गया कि बिहार में 40 सीटों को जीतने का जो है एनडीए का सपना, वो उसमें उस राह में रोड़े हैं। और ये रोड़े कोई छोटे नहीं हैं, वो बड़े बड़े रोड़े हैं। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने सीटों का बंटवारा किया, हालांकि बाद में किया, एनडीए के बाद किया, लेकिन एनडीए ने जो तय किया था, लेकिन जो जातियों का समीकरण का जो ध्यान में रखा लालू प्रसाद यादव ने, उससे एनडीए को बड़ा चैलेंज दे दिया। कुशवाहा जाति के वोट को तोड़ने की कोशिश की लालू यादव ने, और उसमें कई जगह पर वो सफल होते दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 4-5 सीटों को अगर आप ध्यान में रखें, जिसमें अभी 3 चरणों में जो 14 सीटों पर मतदान हो गया, उसमें सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे कि गया की सीट
आपको फंसती हुई नजर आ रही है, वो एनडीए के पक्ष में नहीं भी जा सकती है। अब अंतिम फैसला तो जनता को करना है, लेकिन जीतन राम मांझी वहाँ कमजोर प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। सर्वजीत वहाँ पर एग्रेसिव हैं और सर्वजीत के पक्ष में युवा मतदाता है, उसके पास जाति के समीकरण जो है। एक तो खास बात है कि मांझी जाति, ये जो जाति है भुइयां जाति, और वो भी मांझी ही कहे जाते हैं, और पासवान भी मांझी कहे जाते हैं। तो वहाँ पर ये वोट बट गया है। दूसरी बात है कि चिराग पासवान ने जो जीतन राम मांझी के पक्ष में वहाँ किया, प्रचार किया, उसका भी एक गलत मैसेज लोगों में गया है। चिराग पासवान के पक्ष में पासवान वोटर वहाँ पर वोट नहीं करेंगे, तो जीतन राम मांझी की सीट फंसी हुई लग रही है। दूसरी महत्वपूर्ण सीट आप चले जाइए, आप खगड़िया में जो आप देख सकते हैं, कल वोटिंग कल ही मतदान हुआ है खगड़िया में चिराग पासवान ने जिस तरह से टिकट बंटवारा किया, उससे लोग वहाँ नाराज़ हैं, उनके कार्यकर्ता नाराज़ हैं। उसमें एक तो देरी हुई, उसके बाद महबूब अली कैसर ने सीपीएम के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उनको समर्थन दे दिया है। इसके अलावा कटिहार का पूरा इलाका बने, आप हाँ ये क्षमा करें, खगड़िया का पूरा इलाका बने नदियों के का जाल है वहाँ पर, और वहाँ पर मल्लाह का में वोटरों की संख्या बहुत अधिक है। तो मुकेश सहनी का भी वहाँ उनको सपोर्ट जो मिला, और INDIA गठबंधन तो साथ में है ही, तो मल्लाहों का वोट, और आप समझिए कि कुशवाहा मतदाता उसमें भी टूट हो गई। चिराग पासवान ने वोट बांटा, ये टिकट जो बांटा, उसमें लोगों की नाराज़गी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजेश वर्मा जो वहाँ प्रत्याशी हैं, उनकी छवि इतनी खराब है कि लोग उन्हें नापसंद करते हैं। गुंडा बैंक का मसला हो, या उनकी छवि के बारे में आम बातें हैं कि एक स्वच्छ छवि के नेता वो नहीं है। तो खगड़िया की सीट में भी महबूब अली कैसर एक मजबूत नेता वहाँ के उस इलाके के हैं, और चिराग पासवान को सीट देना चाहिए था। महबूब अली कैसर उनके पास 2-3 बार पहले भी गए थे। तो वो महबूब अली कैसर, दूसरा फैक्टर हो गया मुकेश सहनी, तीसरा फैक्टर है कुशवाहा मतदाताओं का नाराज होना, और पासवान मतदाताओं में भी बिखराव होना। ये खगड़िया सीट भी खतरे में है। और तीसरे चरण के तो चर्चा हम की है, अब दूसरे चरण में जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ, देखिए आप तो वहाँ पूर्णिया, ये सीमांचल के इलाके में जो मतदान हुए हैं, किशनगंज की सीट निश्चित रूप से फंसती हुई नजर आ रही है। पिछले बार भी वहाँ के सिटिंग कैंडिडेट कांग्रेस के रहे हैं, और किशनगंज में आप अगर वोटों के बंटवारे की भी बात करेंगे कि AIMIM के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट में अगर वोटों का बंटवारा हो भी गया, तो हमको नहीं लगता है कि उसमें ये जदयू के जो प्रत्याशी हैं उनको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वहाँ पर भी आप समझ जाइए कांग्रेस मजबूत स्थिति में और रही है शुरू से, सिटिंग कैंडिडेट वहाँ है। दूसरा, मुस्लिम मतदाता एकजुट हो गया है और उसको मालूम है कि अगर इसको हराना है तो ओवैसी के पीछे जाना ठीक नहीं होगा। तो लेकिन अख्तरुल ईमान भी है, वो मजबूत कैंडिडेट हैं। तो ये लड़ाई असल में कांग्रेस और ओवैसी के बीच में हो गई है, ये तीसरे नंबर पर चलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सीट वहाँ से माने हम कह सकते हैं कि एनडीए के हाथ से खिसक सकती है। एक और सीट की चर्चा आप कर सकते हैं, पश्चिम ये सीमांचल में कटिहार सीट। आप सोच रहे थे पिछले 2019 के चुनाव में तारिक अनवर वहाँ से लड़े थे, और तारिक अनवर और दुलालचंद गोस्वामी के बीच में वोटों का अंतर मात्र 50,000 के आसपास था। 5,62,000 या कुछ वोट उनको मिले थे, और 5 लाख के आसपास इनको वोट मिले थे। तो आधे आधे पर ये सवाल थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कटिहार का इलाका भी, वहाँ भी मुकेश सहनी का फैक्टर काम करेगा। कांग्रेस के तारिक अनवर एक कद्दावर नेता है, उनका फैक्टर तो काम कर रही रहा है। लालू यादव ने जो कुशवाहा वोटों में सेंध लगाई है, उसका भी असर पड़ेगा। चिराग पासवान का भी, मैंने चिराग पासवान का पासवान वोटर कई जगहों पर बिखर गया है, तो वहाँ पर इसका असर होगा। देखने वाली बात ये होगी कि तारिक अनवर ने जिस तरह से अपना प्रचार किया है और वहाँ उनका संगठन मजबूत है, दुलालचंद गोस्वामी क्या जदयू का कार्यकर्ता इस बार थोड़ा निराश दिख रहा है।
जब माने निराश क्या है, वो एक तरह से सीन से बाहर दिख रहा है। हर जगह माने आप देख रहे हैं कि भाजपा के लोग जिस तरह से एग्रेसिव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हर जगह भाजपा भाजपा दिख रहा है, तो जदयू के कार्यकर्ता थोड़े निराश हैं या वो सीन से थोड़े बाहर दिख रहे हैं, उसका असर दुलालचंद गोस्वामी पर पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने अब 4-5 सीटों को आप देखिए कि अगर 14 सीटों में से 5 सीटें आपकी जा रही हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने संकट है। बांका में भी मामला फंसा। बांका अच्छा, नवादा की पहले हमने इसीलिए कहा कि पहले दिन जो चुनाव हुआ तो नवादा में आप देखिए वोटों का % कितना कम हो गया। वोटर निराश है, वोटर बूथ तक नहीं जा रहा है। बांका में भी स्थिति यही है। बांका में भी एनडीए के प्रत्याशी को संकट झेलना पड़ेगा। बांका में आरजेडी ने जिस तरह से टिकट दिया जिस प्रत्याशी को, उनकी मजबूत स्थिति वहां पर दिख रही है और बांका सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। मतलब 4-5 सीटें जो है वो फंस रही हैं। अब देखिए हार जीत तो बाद में होगा, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो एग्रेशन पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में था एनडीए के पक्ष में, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। नहीं, आप देखिए कि पिछली बार जदयू जो है वो खुलकर सामने थी और एक बड़ा समूह जो लगा हुआ था, नीतीश कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार हो रहा था। नीतीश कुमार खुद भी बहुत उसमें लगे हुए थे। 16 सीटें मैंने उस समय जितना मिला उनको सब जीत गए, एक किशनगंज छोड़ के। तो उस बार एक उनके कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में भी एक जोश था, इस बार वो दिख नहीं रहा। आखिर क्या कारण हो गया? क्योंकि देखिए अगर बात करें पिछले चुनाव की तुलना करें इस बार से, तो पिछली बार एनडीए में महज 3 ही दल थे, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा। इस बार तो 5 दल हैं। एक ये तीनों हैं, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। तो फिर क्या वो जो समीकरण साधने की कोशिश की गई बीजेपी की इन सभी सीटों पर पूरी तरह फेल हो गई? देखिए, इसको पूरी तरह फेल नहीं कहेंगे। मैंने एक तो है कि मैंने इनके साथ टीम बड़ी है और दलितों का, कुशवाहा समाज का, अगड़ों का, अति पिछड़ों का माने एक संगठन है। नीतीश कुमार अति पिछड़े वोटर के लिए, खासतौर पर कुर्मी, कोयरी जाति के और कुशवाहा वोटर के वजह से, माना सम्राट चौधरी के आने के बाद से वो भी हुआ। उपेंद्र कुशवाहा इस टीम में है, तो उससे माने अति पिछड़ी जाति के कुशवाहा वोटर्स और ये अगड़ी जाति के सारे वोटर एकजुट जरूर हुए हैं। लेकिन मेन बात है कि मौका परस्ती की एक छवि आप देखिए नीतीश कुमार पर भी है, चिराग पासवान पर भी है और भाजपा पर भी है। भाजपा ने क्यों लिया नीतीश कुमार को, इसकी एक नाराजगी है। माना नीतीश कुमार बार बार पलटी जो मार रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता खत्म है। जनता के बीच में लोग समझ रहे हैं कि वो इस बार भी कोई नया खेल कर देंगे और मौका परस्ती का मसला है। वो सीटें को जीतना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ हैं। विधानसभा का चुनाव आएगा फिर वो पलट जाएंगे। चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के अपने और एक नए चाचा उनके बन गए और उसमें वो शामिल हो गए, जबकि वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की नीतियों का और उनका वो हमेशा विरोध करते रहेंगे। तो ये लोग देख रहे हैं कि मौका परस्ती के चलते ये गठबंधन हुआ है। ये उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है कोई जगह नहीं मिल रही थी, जदयू छोड़ा, जदयू को बीच में धोखा दिया और फिर एक अपनी पार्टी बना लिया। तो ये सब लोगों को दिख रहा है कि मौका परस्ती, सत्ता और पद हासिल करने के लिए जो कुछ हो रहा है, तो उसका एक असर एनडीए को जरूर झेलना पड़ेगा। और आपको लगता है कि अब 40 में 39 भी मुश्किल है? 39 तो बिल्कुल मुश्किल है। आप सोच सकते हैं, मैंने 39, आप 5 पहले ही दूसरे, 14 पर हुआ है, 26 सीटों पर बाकी है। 14 सीटों में 5 सीटें ऐसे दिख रहे हैं जहां खतरा है। हो सकता है जनता का मिजाज, हवा बदल जाए, दूसरी की कोई बात हो जाए, लेकिन 4-5 पर तो अभी खतरा है। तो आप मान सकते हैं कि वो 30 के नीचे जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। चलिए अब इसके अलावा एक आखिरी चर्चा कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। लगातार बीते कई दिनों से बिहार दौरे पर वो दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ जहां चौथे चरण की वोटिंग चलेगी 13 मई को, उसी दिन वो छपरा में, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में भाषण भी देंगे और उसके एक दिन पहले पटना में वो रोड शो करेंगे। तो आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री का ये जो रणनीति है कितना कामयाब होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो रैली है और चाहे उनका रोड शो जो हो रहा है, जो कार्यक्रम बनाया गया है और चुनाव आयोग ने जो तारीखें घोषित
घोषित की हैं उसको लेकर लोगों के मन में एक शंका है। आप सोच सकते हैं कि बिहार के सीमांचल में जब मतदान हो रहा था पूरे इलाके में, और अररिया में प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, ये माने आप पटना में रोड शो करेंगे और एक तरफ वहाँ चुनाव हो रहा है, वोट चलेगा, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखकर चुनाव आयोग की तैयारियों पर और उनके तारीख घोषणा उस पर शक होता है, और पब्लिक इसको देख रही है। जनता, बिहार की जनता बहुत सेंसिटिव है, राजनीति को समझती है, माने खाती पीती और माने सांस भी लेती है राजनीति, तो वो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से पटना में आएंगे तो एक समा बांधेंगे, पटना तो भाजपा का गढ़ है और माने हाँ यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले हैं, तो इसका एक असर बिहार में वोट पर जरूर पड़ेगा, और मतदान के समय जब वो यहाँ रहेंगे तो उसका एक असर निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन जनता के बीच एक मैसेज भी जा रहा है कि एक तरफ मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, चाहे रैली कर रहे हैं, तो उसका एक असर लोगों के बीच में असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में अभी राजनीति देखने को मिल रही है, 14 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा था। ये 4-5 सीटों की जो हमने चर्चा की, वो सीटें हैं जहां मामला पूरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है। अब तो जनता का मूड है, अन्य 9 सीटों पर भी बहुत कुछ पलट सकता है, बहुत गेम हो सकते हैं, और आने वाले 26 सीटों पर भी लड़ाई फंस सकती है। देखिए, हार तो यहाँ पर एनडीए को ही देखना है, क्योंकि वो पहले से ही 39 सीटें जीती हुई है। जो भी हाथ में INDIA गठबंधन को आएगा उसके लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि उसको तो फायदा ही होना है। तो ऐसे में 40 में 40 का नारा जो है PM मोदी का, नीतीश कुमार का, वो बिहार में अब तक उतना कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे भी देखना होगा कि किस प्रकार से जनता का मूड जो है वो वोटिंग में तब्दील होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली और उनका रोड शो है वो कितना कामयाब होगा और जनता को गोलबंद करने में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे के जो वोटिंग की अगर हम बात करें तो चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी, 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी, 6ठे चरण की 25 मई को और 7वें चरण की 1 जून को होगी, और नामांकन प्रक्रिया 7वें चरण के लिए शुरू हो गई है। आज काराकाट में INDIA गठबंधन के प्रत्याशी CPI ML के राजाराम सिंह ने नामांकन पर्चा भरा। जहानाबाद में राजद के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव, उन्होंने भी नामांकन पर्चा भर दिया है, जहां पर 7वें चरण में वोटिंग होनी है। 8 सीटें हैं 7वें चरण में, तो मामला जो है बहुत ज़्यादा अभी और दिलचस्प बनते जाएगा। बिहार में चुनाव और आपको मज़ेदार अभी देखने को मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।